जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, क्लास 10th में जो बच्चे हैं कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों 2026 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा 2026 के लिए है, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों हिंदी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए जाएंगे एमसीक्यू वाले। देखिए एमसीक्यू वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, क्योंकि 20 हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और सभी एक एक अंक के होते हैं। देखिए एक अंक के होते हैं कि वहाँ पर 20 अंक आप लोगों को मिल जाएगा यहीं से। देखिए तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी वीडियो मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में, या फिर 1886 ईस्वी में, या फिर 1888 ईस्वी में, या फिर 1890 ईस्वी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हमारा कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1884 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं दोस्तों? तो आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है। उसके बाद देखिए, शुक्ल युग के हैं, या फिर छायावाद युग के हैं, या फिर प्रगतिवाद युग के, या फिर प्रयोगवाद युग के। तो कौन से युग के हैं? देखिए जयशंकर प्रसाद लेखक तो हमारे ये शुक्ल युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए शुक्ल युग के हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 3 नंबर प्रश्न हमारे। ममता कहानी के रचनाकार हैं। ममता कहानी है जो दोस्तों, ममता कहानी किसकी है? इससे रचनाकार कौन है? यहाँ इसके लेखक भी पूछ सकते हैं, किसके लेखक कौन है? तो आप लोगों को बताना है। देखिए प्रेमचंद हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर कमलेश्वर, या फिर अमरकांत। तो इसमें कौन हो जाएंगे? देखिए तो ममता जो कहानी के रचनाकार है, ममता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूसरा चैप्टर है आपको शायद ममता, है ना? तो आप लोगों को याद कर लेना है, ममता के जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे हमारे। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिए, भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं दोस्तों? किस युग के? आदि युग के, यदि आदिकाल के हैं, या फिर रीतिकाल के हैं, या फिर भक्ति काल के, या फिर आधुनिक काल के हैं? तो किस युग के हैं? तो ये हमारे हैं रीतिकाल के। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। यहाँ युग ना देकर यहाँ काल भी पूछ सकता है, ठीक? तो आप लोगों को कंफ्यूज मत होना। देखिए या तो युग पूछा जाएगा या तो काल पूछा जाएगा कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे उसके बाद अगला आ जाता है हमारा। देखिए क्वेश्चन, ललित ललाम। ललित ललाम रचना है, ललित ललाम किसकी रचना है दोस्तों? मतीराम की, या फिर भूषण की, या फिर जयशंकर प्रसाद की, या फिर देवी की? तो किसकी है ये रचना है? तो मती राम की है ये। शायद क्या यही है, मतीराम की है ये। ललित ललाम मतीराम की रचना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की है, या फिर बिहारी की, या फिर भूषण की, या फिर मतीराम की? तो गंगा लहरी जो है वो किसकी रचना है? पद्माकर की है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पद्माकर वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है दोस्तों? पूछा गया है ना। तो लेखक कौन है? अज्ञेय है, या फिर दिनकर, या फिर नागेंद्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो जो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हो जाएंगे हमारे दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिनकर जी हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा इसमें पूछा है ना। वीर गाथा काल के कवि कौन है? भूषण है, या फिर केशव दास, या फिर चंदर बरदाई, या फिर घनानंद? तो वीर गाथा, वीर गाथा के कवि कौन है हमारे? वीर गाथा के हमारे कवि हैं चंदर बरदाई। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए चंदर बरदाई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए 9वां प्रश्न हमारा है। देखिए यहाँ पे
9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण है या फिर अज्ञेय हैं या फिर सुमित्रानंदन पंत हैं या फिर महादेवी वर्मा है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? देखिए प्रयोगवादी कवि जो हैं वो हमारे हो जाएंगे महादेवी वर्मा, नहीं ये नहीं हो गए तो ये हमारे अज्ञेय जी हो जाएंगे। प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय जी, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। महादेवी वर्मा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। देखिए तो अज्ञेय जी हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों? नागेंद्र वर्मा या फिर भवानी प्रसाद या फिर अज्ञेय या फिर केशव, कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे तो तार सप्तक के संपादक हमारे अज्ञेय जी हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। केशव दास जी को मैं बता दूं, देखिए एक क्वेश्चन और है। देखिए केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसको? केशव दास जी को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है किसको? केशव दास जी को। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, कठिन काव्य का प्रेत का केशव दास जी को माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो इसमें कौन है? परिमल या फिर रश्मिबंध या फिर पल्लव या फिर स्वर्णधूलि। तो इसमें बता दो सुमित्रानंदन पंत की ये तीनों रचना है, ये तीनों रचना सुमित्रानंदन पंत की परिमल नहीं है, ये हमारी रचना नहीं है इनकी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए परिमल वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए इसमें कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? नहीं पूछा गया इसमें, तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं? सूरसागर, शबद या फिर सूर सारावली या फिर साहित्य लहरी। तो मैं बता दूं ये तीनों तो सूरदास जी की है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये सब सूरदास जी की है। तो इसमें शबद बचता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शबद वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर प्रश्न हमारा है अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन है? देखिए हरी घास में क्षण भर या फिर कुरुक्षेत्र या फिर हुंकार या फिर रश्मिरथी। तो कौन है? देखिए तो इसमें अज्ञेय की रचना हमारी है हरी घास में क्षण भर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हरी घास में क्षण भर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे धर्मवीर भारती के ने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है किस, कौन सी रचना लिखी है? अणिमा या फिर अंधा युग या फिर अर्चना या फिर अपरा। तो इसमें कौन हो जाएगा? देखिए धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंधा युग वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है। देखिए प्रेम तरंग, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। रचनाकार इसमें पूछा गया है प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है या फिर अज्ञेय या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। तो इसमें कौन सही हो जाएंगे? देखिए तो इसमें हमारे सही हो जाएंगे, देखिए नागार्जुन, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। तो इसमें हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण होता है या फिर हास होता है या फिर शोक होता है या फिर भय होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ये तो 100% हर बार आता है, एक नंबर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर बार आने वाला क्वेश्चन है और सभी के सभी सेटों में आता है ये। उसके बाद देखिए करुण रस का शोक होता है। देखिए ये तो खुद ही रस है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दोनों को याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है विभाव के भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद या फिर 6 भेद या फिर 2 या फिर 3। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए चरण कमल बंधव हरिराई, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास या फिर रूपक या फिर उपमा या फिर उत्प्रेक्षा। तो चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन सोरठक के प्रथम तथा तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं? 16 16 या फिर 13 13 या फिर 11 13 या फिर
24-24। तो प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न हमारा है, रोला के कितने चरण होते हैं। रोला के पूछा गया है ना, रोला के कितने चरण होते हैं, 2 चरण, 4 चरण या फिर 6 चरण या फिर 8 चरण। तो रोला के देखिए 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। तो यानी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इतना तैयार कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग 10th वालों और 12th वालों दोनों के लिए यहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। तो अगर 12th में आप लोगों को दोस्त कोई साथी पढ़ते हैं तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग वीडियो देख सकें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।